नदी किनारे बैठकर मोनिका गंदे कपड़ों को धो रही है। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर दुल्हन के जोड़े में खड़ी है अनु। ये कैसे अनडेवलप्ड गांव में शादी कर दी पापा ने मेरी। तभी हाथों में पूजा की थाली लेकर गंगा अपनी बड़ी बहू को आवाज देती हुई कहती है, अरे बहू, अब तक तालाब में तेरे कपड़े धोने खत्म नहीं हुए क्या? देख, छोटी बहू आ चुकी है अपने ससुराल, अब तू भी जल्दी आ जा, गृह प्रवेश करवा। हाय दैया, देवरानी जी आ गई। मुझे तो लगा अभी थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें गांव तक पहुंचने में। मोनिका भागी भागी तालाब से घर की तरफ आती है, जहां गंगा अनु का गृह प्रवेश करवा रही। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। गृह प्रवेश के बाद अगले दिन सुबह अनु गर्मी से परेशान होती हुई रसोई में खाना बना रही है। हाय राम, कितनी गर्मी पड़ रही है और अभी तो मुझे अपनी पहली रसोई का खाना भी बनाना है, पर यहाँ आसपास तो मुझे सब्जियाँ दिखाई ही नहीं दे रही। तभी वहाँ पर गंगा आती है। अरे बहू, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, रसोई की सब्जियां खत्म हो गई हैं और अब सब्जियां लाने के लिए तालाब के उस पार सब्जियों के खेत में जाना होगा। क्या खेत में जाना होगा सब्जियां लाने? कोई मॉल नहीं है आसपास सब्जियों का? तभी रसोई में आती शिखा ये सारी बातें सुनकर कहती है, नहीं छोटी भाभी, ये गांव है और यहाँ कोई मॉल नहीं है। यहाँ सब्जी लाने के लिए तालाब को पार करके सब्जियों के खेत में ही जाना पड़ता है। तालाब के उस पार हमारा सब्जियों का खेत है। अब अनु मोनिका के साथ तालाब के ऊपर बने लकड़ी के पुल के सहारे तालाब के उस पार जाती है, जहाँ बहुत सारी सब्जियों की खेती होती है। ये देखो, ये रही तालाब के इस पार सब्जियों की खेती। चलो अब फटाफट कुछ हरी सब्जियों को तोड़ लो। अनु एक बहुत ही अमीर फैमिली से थी और इस तरह कड़ी धूप में सब्जियों को तोड़ते हुए अनु को बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद मोनिका और अनु सब्जी को लेकर घर आती हैं, जहां अनु का बदलता रूप देख गंगा कहती है, क्या हुआ बहू, गुस्से में लग रही हो? गुस्सा नहीं तो और क्या करूं? पहले दिन ही मुझे गवारों की तरह सब्जी लेने के लिए तालाब के उस पार भेज दिया। अरे आप लोगों का कोई स्टैंडर्ड है या नहीं? पर मेरा बहुत है। विशाल, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं इस घर में अब एक और पल नहीं रह सकती। अनु, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं अपनी माँ को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम चाहती हो हमारी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रहे तो तुम्हें अपना ये गवार परिवार छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। देवर जी, जिद मत करिए। अगर देवरानी जी कह रही हैं वो यहाँ पर नहीं रह पाएंगे तो ठीक है, आप उनको ले जाओ दूसरी जगह, यहाँ सब मैं देख लूंगी। हाँ मोनिका, अब तक संभाल रही थी, आगे भी संभाल लेगी। ले जा तू अनु को। सास की नजर में जेठानी को अच्छा बनता देख अनु को गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं बोली और अब गांव के बाहर बसे एक अच्छी छोटी जगह पर अनु अपने पति के साथ रहने लगती है। वहीं मोनिका हमेशा की तरह अपने पूरे परिवार की देखभाल अकेले ही कर रही थी। तभी एक दिन गांव की कुछ औरतें और मोनिका बैठकर तालाब में झूठे बर्तनों को धो रही थी। अभी तो ये झूठे बर्तन धो लिए, उसके बाद मुझे अपने परिवार वालों के गंदे कपड़े भी धोने हैं। हाँ सविता, मुझे भी धोने हैं कपड़े तो, पर पहले ये झूठे बर्तन धो लूं। तभी आंखों में चश्मा लगाकर कोकोनट वाटर पीती हुई अनु वहां से गुजरते हुए कहती है, यो छी, कितने ही अनहाइजीनिक लोग हैं ये। कैसे तालाब में झूठे बर्तन और गंदे कपड़े धो रहे हैं। अच्छा हुआ मैं अपने ससुराल वालों से दूर हूँ, नहीं तो मुझे भी ये गवार हरकतें करनी पड़ती। मोनिका, ये तुम्हारी देवरानी है ना? ये क्या बड़बड़ा रही है हमें देख के? वो कविता, अनु को तालाब का पानी इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। बड़ी आई ऐश्वर्या राय बनने वाली, शक्ल तो देखो इसकी, खुद को कहीं की महारानी समझती है क्या? तालाब से बर्तन और कपड़े धोकर मोनिका घर में आती है। 2 दिन हो गए बहू, तालाब के उस पार सब्जियों के खेत में एक बूंद पानी नहीं गया है। जा अपनी ननंद के साथ जाकर सब्जियों के खेत में पानी पटा दे, वरना सारी सब्जियां कड़ी धूप में गर्मी में सूख जाएंगी। मैं भी तैयार हूँ भाभी, तालाब के उस पार सब्जियों के खेत में जाने के लिए। अब मोनिका अपनी नंद के साथ तालाब से बाल्टी में पानी भर के पुल के रास्ते से सब्जी के खेतों में आती है और बाल्टी से पानी डालती है। कितनी गर्मी लग रही है भाभी, मुझसे नहीं होगा अभी। चलो अब घर चलते हैं। हाँ बस हो गया, चलो। अब जहां मोनिका अपने पूरे परिवार तालाब और तालाब के उस पार सब्जियों की खेती की देखभाल अकेले कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी देवरानी अपने घर में एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रही थी, टोटी से पानी का इस्तेमाल कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। सब्जियां तो तोड़ ली, पर गलती से कुछ सड़ी गली सब्जियां भी इसमें आ गई हैं। अब क्या करूं? चिंता मत करो, जब पोल से गुजरेंगी तो ये सारी गली सब्जियां तालाब में फेंक देंगे।
अब रेखा और विवेका सब्जियों को लेकर पुल के पास आती हैं और सभी सड़ी सब्जियों को तालाब में फेंकने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव का श्रीवास्तव अपनी दोनों भैंसों को तालाब में नहाकर ले जा रहा होता है और ये सारा नजारा वहां आती मोनिका देख लेती है। अरे ये क्या कर रही हैं आप लोग? रेखा, विवेका, आप इस तरह से सड़ी सब्जियां तालाब में क्यों फेंक रही हैं? और काका जी, आप अपनी भैंसों को तालाब में डुबोकर क्यों नहला रहे हैं? हम यही पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको अपनी गाय भैंसों को नहलाना ही है तो आप तालाब का पानी लेकर दूसरी तरफ भी अपनी गाय भैंसों को नहला सकते हो। इस तरह गाय भैंसों को तालाब में छोड़ना ठीक थोड़ी है। गाड़ी से गुजर रही अनु ये सब देखती है। ओह, कैसी प्रवचन दे रही है मेरी जेठानी इन गाँव के गंवार लोगों को। टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो रहा है इनका तो। अब गुस्से में मोनिका खुद तालाब की गंदगी को साफ करने लगती है और ये सारी चीज देखकर गांव के लोगों को कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे रुको बेटिया, मैं मदद करवा देता हूँ, गलती हो गई। अब मैं कभी अपने भैंसों को इस तरह तालाब में नहीं लाऊंगा। मोनिका, मुझे भी इस तरह से सड़ी सब्जियां इस तालाब में नहीं फेंकनी चाहिए थी। लाओ, मैं भी आपकी मदद करा देती हूँ। अरे मेरी जेठानी तो बहुत महान बन गई इन गांव वालों की नजर में, पर मैं भी देखती हूँ कितने दिनों तक मेरी जेठानी अपने इस तालाब के पानी को साफ रखती है। अब मोनिका की हो रही वाहवाही अनु से देखी नहीं जाती, जिसके बाद अनु रात में सबके सो जाने के बाद अपने घर का सारा गंदा कचरा उठाकर तालाब में फेंक आती है। बहुत शौक है ना खेतों में पानी पटाने का, तालाब की गंदगी साफ करने का। अब मैं भी देखती हूँ तुम इस तालाब की कितनी सफाई कर सकती हो। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग और मोनिका गंगा तालाब में कचरा देखकर हैरान होते हुए कहते हैं, अरे बहू, ये तालाब का पानी कैसे गंदा हो गया? बुरा मत मानना मोनिका, पर आधी रात को जब मैं अपनी बालकनी में आई थी तो मैंने देखा था आपकी देवरानी इस तालाब में ढेर सारे कचरे को फेंक रही थी। अरे नहीं, वो इतनी भी बुरी नहीं है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फिलहाल मुझे चिंता इस बात की है कि गर्मी के बढ़ते तापमान के कारण तालाब का पानी भी अब कम होता जा रहा है, जिस वजह से सब्जियों के खेत में भी पानी ठीक तरीके से नहीं पहुंच रहा है और सब्जियां सूख रही हैं। इस तरह से तो हमें पानी और सब्जी दोनों के ही लाले पड़ जाएंगे। दूर खड़ी अनु, ओहो, बेचारी परेशान हो रही है तालाब के गंदे पानी को देखकर। देखना, जल्दी मैं तुम्हारे इस तालाब और सब्जी के खेतों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। अब फिर से मोनिका सभी के साथ मिलकर तालाब के पानी को साफ करती है। फिर साफ पानी को ले जाकर तालाब के उस पार सब्जियों के खेत में पानी देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब जब वहां मोनिका तालाब के पानी से गुजर बसर कर रही थी, वहीं अनु के घर में पानी की एक एक बूंद की किल्लत हो रही थी। वो कमरे में एसी में बैठी पानी पानी चिल्ला रही थी। पानी पानी, विशाल, मुझे पानी दो, मुझे प्यास लग रही है। हाँ अनु, रुको, मैं अभी लाया। विशाल रसोई में आता है और फ्रिज खोलता है, लेकिन फ्रिज में एक भी पानी की बोतल नहीं होती। विशाल आरओ के पास आता है तो आरओ में से भी पानी नहीं आ रहा होता है। सिंक में ढेर सारे झूठे बर्तन पड़े हुए होते हैं। अरे, अभी तक पानी वालों ने पानी सप्लाई नहीं किया क्या? एक बार पानी विभाग में फोन करता हूँ। भैया, अभी पानी की पाइपलाइन में कुछ दिक्कत चल रही है, इसलिए कुछ दिनों तक अभी और पानी नहीं आएगा। शिट, अब क्या करूं? अनु की तो तबीयत खराब होती ही जा रही है। विशाल को कुछ समझ में नहीं आता और वो बौखलाता हुआ बेहोश अनु को गोद में उठाकर अपने परिवार के पास लेकर आता है। माँ, भाभी, अनु की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप पहले अनु को पानी पिलाइए। हमारे घर में तो पानी की एक एक बूंद की किल्लत हो रही है। आप चिंता मत करो देवर जी, हम है ना, हम ध्यान रखेंगे अनु का। अब इसी तरह मोनिका घर में रखे तालाब के पानी को उबाल कर ठंडा करके पहले अनु को पिलाती है और फिर तालाब के उस पार उगी सब्जियों को तोड़ कर लाती है और उसकी खिचड़ी बनाकर अपनी बीमार देवरानी को खिलाती है। अच्छे से देखभाल करने पर अनु की तबीयत अब पहले से बेहतर हो गई थी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। अरे, तुम ठीक कैसे नहीं होती? तालाब के पानी और तालाब के उस पार खेत की हरी भरी सब्जियों को खाकर तो अच्छे अच्छे रोगी ठीक हो जाते हैं। क्या, तालाब का पानी? हाँ अनु, जिस तालाब के पानी को तुम अनहाइजीनिक मानती थी, आज उसी तालाब के पानी और तालाब के उस पार उगी हरी सब्जियों को खाकर ही तुम्हारी सेहत ठीक हुई है। अब तो तुम्हें एहसास हो गया ना कि हमारा तालाब का पानी कितना स्वच्छ है। मुझे माफ कर दीजिए, आप लोगों ने मेरी कितनी देखभाल करी, और एक मैं थी जो उस तालाब और तालाब के उस पार उगी उन हरी सब्जियों की खेती को देखकर आप लोगों को गवार समझकर ये घर छोड़कर चली गई थी। पर आज मुझे एहसास हो गया है कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। अब अनु अपने पति के साथ वापस घर आ जाती है और अगले दिन जेठानी के साथ खेत जाती है और बाल्टी से पानी डालती हुई कहती है,
जेठानी जी, इस खेत में बाल्टी से पानी डालने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों ना तालाब से लेकर खेत तक हम एक नाली बनाए जिसका सीधा पानी खेत में जाएगा और हमारी मेहनत बचेगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आज से ही हम इस काम को करते हैं। मैं सबको बुला कर लाती हूँ। मोनिका अपनी सास, नंद, पति और देवर को बुलाकर लाती है। पति देवर तालाब से खेत के लिए एक नाली खोदते हैं जिसका सीधा पानी खेत तक जाता है। ये देख सब खुश होते हैं। फिर इसी तरह अनु अपने परिवार के साथ तालाब और खेत के लिए अच्छे अच्छे उपाय देकर उसको बेहतर बनाने में मदद करती है। बहू, आज मैंने रसोई में देखा था सारे स्नैक्स खत्म हो गए हैं। एक काम कर, इस संडे मेरे साथ मिलकर घर में मट्ठी और नमक पारे बनवा देना। लेकिन क्यों माँ जी, हम बाहर से भी तो मट्ठी और नमक पारे मंगवा सकते हैं ना, इतनी मेहनत क्यों करनी है? मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। हमेशा फिजूल खर्चों के बारे में ही सोचती रहती है। हम घर में ही मट्ठी नमक पारे बनाएंगे। माँ जी, मैं बनवा तो देती, लेकिन आप तो जानती है कि मैंने अभी 2 दिन पहले ही नेल एक्सटेंशन करवाए हैं। अब मैं नेल एक्सटेंशन के साथ काम तो नहीं कर सकती ना। शालू काम चोरी दिखाते हुए जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देख मनोरमा। भगवान बचाए ऐसी बहुओं से, जब देखो खर्चों पर खर्चा। कभी 2 पैसे बचाने के बारे में नहीं सोचती, कभी इसे नाखून लगवाने हैं, कभी बालों को रंगवाना है, घर का कुछ काम नहीं करती है। इससे अच्छा तो मैं कोई गांव की लड़की ले आती, कम से कम घर के काम तो करती। अनुज की तो मैं शहर की मॉडर्न बहू ले आई, लेकिन अपने मनोज की बहू मैं गाँव की लेकर आऊंगी। अपनी मॉडर्न बहू की काम चोरी और खर्चीलेपन की वजह से मनोरमा अपने छोटे बेटे मनोज के लिए गांव की लड़कियों के रिश्ते देखना शुरू करती है और जल्द ही गांव की रहने वाली शीतल नाम की लड़की से मनोज की शादी करवा देती है। शालू बहू, शीतल बहू को पूरा घर दिखा दो। 2 मिनट माँ जी। शीतल अपने पति मनोज से कहकर बाहर गाड़ी में 2 कच्चे आम की बोरियां मंगवाती है। इतने सारे कच्चे आम देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अरे शीतल बहू, इतने सारे कच्चे आम कहाँ से लेकर आई तू? माँ जी, आप एक गांव की गवार लड़की से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हैं? मुझे तो लगता है कि जिस तरह ये गांव में इन कच्चे आमों को बेचती होगी, इसी तरह भी शहर में भी इन्हें बेचेगी। भाभी, आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं। हम गांव में रहकर कच्चे आम थोड़ी ना बेचते थे। वो तो जब हमारी विदाई हो रही थी तो हमारी अम्मा ने हमें बोरी भरकर कच्चे आम दिए थे। गर्मी का मौसम है और अगर गर्मी के मौसम में कच्चे आम नहीं खाए तो फिर क्या ही खाया? शीतल का जवाब सुन शालू का मुंह बन जाता है। 2 से 3 दिन शादी की रस्मों में गुजर जाते हैं। आज शीतल की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें शीतल तरह तरह के देसी और स्वादिष्ट पकवान बनाती है जो सभी को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। सच कहूँ तो मुझे खुद को याद नहीं है कि मैंने इससे पहले इतना अच्छा खाना कब खाया था। शीतल बहू, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मानना पड़ेगा मनोज, तू है तो बड़ा किस्मत वाला। अच्छा खाना बनाने वाली जो बीवी मिली है। भाभी, मेरे लिए भी मेरी पसंद का कुछ बना दिया करना। तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी मास्टर शेफ ने खाना बनाया है। रोज रोज मैं इन्हें इतना अलग अलग तरह का खाना बनाकर देती हूँ, कभी मेरी तो इतनी तारीफ करी नहीं। शालू मन ही मन शीतल से जल ही रही होती है कि तभी मनोरमा देखती है कि शीतल कुछ भी नहीं खा रही है। अरे शीतल बहू, खाना क्यों नहीं खा रही है? इतना अच्छा खाना बनाया है तूने। माँ जी, मुझे खाने के साथ आम का अचार खाने की आदत है और टेबल पर अचार नहीं है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शालू बहू, जा किचन में नीचे वाली शेल्फ में आम के अचार की बरनी रखी है, ले आ। अब इस गंवार के लिए अचार लाना बाकी रह गया था मेरा। शालू किचन में जाती है और वहां से आम के अचार की बरनी लेकर आती है। शीतल जैसे ही आम के अचार को खाती है तो उसका मुंह बन जाता है। माँ जी, ये कैसा अचार बनाया आपने? कितना ज्यादा नमक है इसमें, बिल्कुल भी चटपटापन नहीं है। क्या मसाला डाला है आपने इस आम के अचार में? अरे बहू, अचार मैंने नहीं बनाया, ये तो मेरी मॉडर्न बहू ने बाहर से मंगवाया था। शहर में इस तरह का अचार मिलता है? कितने का है ये? शायद 800-900 रुपए का। ही राम, इतना घटिया अचार, वो भी इतना महंगा। हमारे शहर में तो इसी तरह का अचार मिलता है और हम सब यही अचार खाते हैं। अगर ये अचार पसंद नहीं आया तो खुद बना लो। जेठानी जी, आपने तो मेरे दिमाग की बत्ती जला दी। मैं गांव से इतने सारे कच्चे आम लेकर आई हूँ, तो क्यों ना मैं इनका आम का अचार बना दूं। शीतल अब अगले दिन ही छत पर ले जाकर उन सारे कच्चे आमों को अच्छे से धोकर पोंछ लेती है और दराती की मदद से आम को काटने लगती है, जिसे देख शालू। ये तुम क्या कर रही हो? घर में इतने सारे नाइफ हैं और तुम इस अजीब सी चीज से आम काट रही हो। इसे अजीब सी चीज नहीं, दरात कहते हैं। इससे ही आम काटते हैं अचार के लिए। अब शीतल धीरे धीरे करके एक बोरी के आम काट लेती है और एक बार धूप में सुखा देती है। अब अगले दिन किचन में सास के साथ मिलकर सामान देखने लगती है। माँ जी, कुछ मसाले रखे हैं और आम के अचार के लिए कुछ डब्बे भी हैं। इन्हीं को धोकर डाल दूंगी। इनमें अचार तेल भी है, 1 किलो और ले लेंगे। तो चल आज ही चलते हैं बाजार।
ये अब शीतल अपनी सास के साथ मार्केट जाती है और मसालों की दुकान पर से मसाले देखने लगती है। नहीं भैया, ये सौंफ मुझे 1 किलो चाहिए। सही सही दाम लगाओ, 100 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी इसके लिए, और बाकी के सारे मसाले भी 200 में दो, वरना मैं चलूं आगे फिर। अब क्या लड़ूं मैं आपसे, चलो ले जाओ, ये लो। वाह, मेरी बहू कितनी होशियार और बचत करने वाली है। इस तरह कम पैसे में वो आम का अचार का मसाला सामग्री लेकर आती है और अगले दिन किचन में मसाला बनाती है। चलो, सारे मसाले डाल दिए कढ़ाई में, अब जल्दी से इन्हें भूनकर बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर सिल पर पीस लूंगी। क्या कर रही हो सुबह सुबह रसोई में घुसते ही खास खास के मेरे दर्द शुरू हो गया है। अरे वो मैं अचार के लिए मसाला भून रही हूँ। अचार बनाने के लिए रेडीमेड मसाला मिलता है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, इतना गंवार कोई कैसे हो सकता है। शालू शीतल को सुनाकर वहां से चली जाती है। अब शीतल फिर से छत पर जाती है और 5 बड़े डिब्बों में अपनी 1 बोरी के कटे आम डालकर उसमें मसाला डालकर अच्छे से अपने हाथों से मिला देती है और उसे धूप में 2 से 4 दिन सूखने के लिए रख देती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है अचार में से। भाभी, एक बार आप अचार चख कर देखना। अब इसमें ऊपर से तेल डाल दूंगी, फिर देखना कुछ दिनों में आम का अचार बनकर तैयार हो जाएगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस अचार को खाऊंगी? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने अचार को अपने हाथों से मसाले में मिलाया था, तुम्हें घिन नहीं आई और तुमने इसे धूप में सूखने के लिए रख दिया। पता है कितनी ज्यादा डस्ट बैठी होगी इस पर। छी, मैं तो क्या, कोई भी नहीं खाएगा इस घर में से। तुम गंवार लोगों को सिर्फ गंवार तरीके से चीजें बनानी आती हैं, कितना अनहाइजीनिक है। शीतल कुछ समय में शालू के बर्ताव से काफी अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए वो उसे कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद गंवार बहू का आम अचार बनकर तैयार हो जाता है, जो घर में सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। शीतल बहू, सही कहा था तूने, असली अचार तो ये है। कितना चटपटा मसालेदार अचार बनाया है तूने, मजा आ गया खाकर। अगर ऐसे आम का अचार रोज हो तो मैं रोटी चावल अचार के साथ ही खा लूं, सब्जी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तुमने सच में काफी बढ़िया अचार बनाया है, मैंने आज से पहले ऐसा अचार कभी नहीं खाया। आप लोग तो इस मामूली आम के अचार की ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे शीतल ने दुनिया का 8वां अजूबा ही बना दिया हो। आम का अचार ही तो है, इसे तो कोई भी बना सकता है, और कोई क्या, मैं भी बना सकती हूँ। तो जिसे ढंग से रोटी तो आज तक बनाई नहीं गई, आम का अचार क्या बनाएगी? रहने दे मॉडर्न बहू। आपको तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब आप देखते जाइए कि कैसे आपकी मॉडर्न बहू इस गंवार बहू से अच्छा आम का अचार बनाती है। शालू अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन किचन में बैठकर वो बचे हुए कच्चे आमों को लेकर उन्हें चाकू से काटने लगती है। कच्चे आम काटते काटते शालू अपनी उंगली ही काट बैठती है। मेरी उंगली! अरे जेठानी जी, आप क्या कर रही हैं? चाकू से आम नहीं काटते हैं, दरात का इस्तेमाल करते हैं। लाइए, मैं दरात से आम काट कर दे देती हूँ आपको। आप जब तक चोट पर दवाई लगा लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। चाकू से आम काटने के चक्कर में शालू की 2 से 3 बार उंगली कटे हो जाती है, लेकिन वो अपनी जिद नहीं छोड़ती। आम काटने के बाद अब शालू ऑनलाइन आम का अचार बनाने के लिए मसाला देखने लगती है। मुझे तो रेडीमेड आम का अचार का मसाला मिल गया। कहाँ वो मेरी गांव से आई गंवार घर में मसाला बना रही थी और पूरे घर में धुआं फैला रही थी। बस अब थोड़े ज्यादा पैसे का ही तो है, ये 2000 का, बस इसमें क्या बड़ी बात है। शालू ऑनलाइन काफी महंगा आम के अचार का मसाला मंगवाती है और सारे आम में मसाला डालकर उसे चम्मच की मदद से मिलाने लगती है। माँ जी की गंवार बहू को तो ये भी नहीं पता ऐसे चीज चम्मच से मिलानी चाहिए या ग्लव्स पहनना चाहिए। उसने तो अपने गंदे हाथों से गंदे तरीके से आम का अचार बनाया था, लेकिन मैं तो बिल्कुल हाइजीन तरीके से आम का अचार बना रही हूँ। और अच्छा हुआ मैंने 500 रुपए का ये लो कोलेस्ट्रॉल का तेल भी मंगवा दिया। उस गंवार ने तो अचार में इतना सारा सरसों का तेल डाला था। मैं तो लो कोलेस्ट्रॉल तेल से आम का अचार बनाऊंगी। टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी तो मैटर करती है। चम्मच से मसाला मिलाने की वजह से सारा मसाला ठीक तरीके से नहीं मिल पाता। वहीं शालू आम के अचार में सरसों के तेल के बजाय लो कोलेस्ट्रॉल का तेल डालकर उसे अचार को धूप में रखने की बजाय अपने कमरे में रखकर सामने टेबल फैन ऑन कर देती है। कितनी समझदार हूँ मैं। उस गंवार ने तो इतनी धूल मिट्टी में अचार को धूप में सूखने के लिए रखा था। मैंने तो अपने रूम में रखा है। अब ना तो इस पर धूल मिट्टी लगेगी और ना ही कोई बैक्टीरिया, और आराम से टेबल फैन की हवा में सूख भी जाएगा। बिना धूप की रोशनी मिले उस अचार को बनने में कम हफ्ते भर से ज्यादा का समय लग जाता है। शालू जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि आधे से ज्यादा अचार जमीन पर गिरा हुआ है। लगता है मैंने अपने कमरे की खिड़की खुली रख दी थी। बिल्ली ने कितना सारा अचार गिराकर खराब कर दिया। इससे पहले बाकी का अचार खराब हो इसे रसोई में ले जाती हूँ। सारा अचार अभी भी काफी ज्यादा टाइट था,
जिसे मुलायम करने के लिए शालू अपना दिमाग का इस्तेमाल कर बर्नी में से उसे निकाल कर उसे स्टीम कर देती है, जिससे अचार मुलायम हो जाता है। और अब घर में सब जैसे ही शालू का बनाया हुआ अचार खाते हैं। ये कैसा अचार बनाया है तूने? न स्वाद है न कुछ। ये तो शहर में मिलने वाले अचार से भी गया गुजरा है। अपनी जिंदगी में मैंने इससे घटिया चीज कभी नहीं खाई। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इतनी घटिया चीज भी बना सकता है। लेकिन मैंने तो ऑनलाइन देखकर अचार बनाया था। बाहर से पूरे 2000 का मसाला भी मंगवाया था और 500 रुपए का लो कोलेस्ट्रॉल तेल मंगवाया था। तो ये इतना खराब कैसे बना? कुछ चीज देसी तरीके से बनती है ना, तो उसे देसी तरीके से ही बनाना चाहिए। हर चीज में अपने मॉडर्न तरीके को घुसाना जरूरी नहीं है। शीतल बहू ने बचत के साथ इतना अच्छा और बढ़िया अचार बनाया और तूने इतने पैसे फूंक दिए, लेकिन 2 पैसे का अचार नहीं बना। कहावत तुम जैसे लोगों के लिए बनी है, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। समझ आई मेरी बात? नहीं आई तो गूगल करके देख ले। मनोरमा की बात सुन सभी हंसने लगते हैं। वहीं शालू को भी अब अकल आ जाती है, जिसके बाद अब वो कभी भी शीतल से किसी भी चीज में मुकाबला नहीं करती और देसी आम का अचार बनाना सीखती है।